सभी को शुभोदय। कैसे हैं बच्चों? भगवान की कृपा से आप सभी सकुशल होने की आशा प्रकट करती हूँ। मेरा नाम यू उषा रानी, हिंदी CRT KGBV कोटनंगल। मैं पिछले कालांश में 10वीं कक्षा के बरसते बादल पाठ में होने वाले 4 अंशों के बारे में बताया है। याद है ना सभी को? उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष और कवि परिचय के बारे में बताया पिछले कालांश में। आज मैं इस कालांश में अगले अंशों के बताने के पहले मैं पिछले कालांश में आपको एक प्रश्न गृह कार्य के रूप में दिया गया। आप सभी को याद है ना? हाँ, सुमित्रानंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय दीजिए। इस प्रश्न गृह कार्य के रूप में दिया। आप सभी ने इस प्रश्न अच्छे से सीखे हैं इस कालांश में। इस प्रश्न के बारे में मैं मुख्य विषय एक बार बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। और इस कालांश में कुछ विषय बताने के पहले पिछले कालांश के विषय एक बार दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारा पाठ का नाम बरसते बादल है। हमारा पाठ का नाम क्या है? बरसते बादल। बरसते बादल कैसा पाठ है? बरसते बादल कविता पाठ है। हमारा पाठ का नाम बरसते बादल कविता पाठ है। इस कविता पाठ के कवि का नाम श्री सुमित्रानंदन पंत जी है। कवि का नाम क्या है? श्री सुमित्रानंदन पंत जी है। बरसते बादल कविता पाठ है। बरसते बादल कविता के कवि का नाम श्री सुमित्रानंदन पंत जी है। कवि के बारे में कुछ विषय। सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के बेजोड़ कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति का बेजोड़ कवि हैं। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले श्री सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 में 20 मई अलमड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। 7 वर्ष की उम्र में काव्य पाठ के लिए स्कूल में पुरस्कार मिला। पंत जी को साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और उनका निधन सन 1977 दिसंबर 28 में हुआ। इस विषय आप सभी को पिछले कालांश में मैंने बताया। और इस पाठ का उद्देश्य प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना और काव्य पाठ के लिए प्रकृति वर्णन काव्य पाठों को प्रोत्साहन देना और मनोरंजन की भावना जगाना, प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इस कालांश में अगले अंश पाठ में होने वाला अगले अंश विषय प्रवेश और कविता और तीसरा कविता का भावार्थ। बताने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से सुनिए। और बच्चा, आपके पास होने
10वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक खोलिए ఇదంతా కూడా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి टेक्स्ट बुक తెరవండి पाठ्यपुस्तक में दूसरा पृष्ठ में रेंडो पेजी लो हमको विषय प्रवेश पच दिया गया है कविता दिया गया है आज विषय प्रवेश और कविता का भावार्थ के बारे में मैंने बताया ध्यान से सुनिए और देखिए विषय प्रवेश के अंतर्गत वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य और यहाँ तक कि धरती भी खुशी से झूम उठती हैं इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है विषय प्रवेश के अंतर्गत ఇక్కడ విషయ ప్రవేశం గురించి చెప్పండి बरसते बादल कविता पाठ में वर्ष ऋतु का वर्णन दिया गया है किस ऋतु का वर्णन दिया गया है बरसते बादल कविता पाठ में हाँ वर्ष ऋतु का वर्णन दिया गया है वर्ष ऋतु कब आती है ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्ष ऋतु मन एपड़े ग्रीष्म ऋतु అయిన తర్వాత వస్తుంది ఇక్కడ చెప్తుంది वर्ष ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है ఈ वर्ष ऋतु అనేది सबकी అందరికీ కూడా ఎప్పుడు కూడా सदा हमेशा అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే हमेशा मीन्स सदा ఎల్లప్పుడూ కూడా అందరూ ఇష్టపడేటటువంటి ఋతువు वर्ष ऋतु और वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक है वर्षा आते समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक है प्रकृति माने क्या है हाँ प्रकृति माने भगवान के द्वारा बनों को ही प्रकृति कहते हैं प्रकृति అంటే ఏంటండి భగవంతుడి ద్వారా సృష్టించినటువంటి ఈ చరాచర జీవులన్నింటిని కూడా ప్రకృతి అంటారు అదే చెప్తున్నాడు తర్వాత देखने प्रकृति की सुंदरता देखने लायक है प्रकृति యొక్క అందం చాలా చూడముచ్చటగా ఉంటుంది वर्षा आते समय पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य और यहाँ तक कि धरती भी खुशी से झूम उठती है पेड़ पौधे मनुष्य पशु पक्षी ఇక్కడ प्रकृति అంటే ఏం చెప్తున్నాం भगवान के द्वारा बनों को ही प्रकृति कहते हैं భగవంతుడి ద్వారా అంటే దేవుడు సృష్టించిన వాటిని మనం ప్రకృతి అని చెప్పుకుంటాం అంటే చూడండి ఇక్కడ పేడ పౌదే మొక్కలు అదేవిధంగా చెట్లు నెక్స్ట్ పశువులు పక్షులు మనుషులు ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతికి అంతర్గత అవుతాయి అంతేగాని ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఒక మ్యూజియం ఉంది అది ప్రకృతిలోకి రాదు అదేవిధంగా सूरज चांद झरने पहाड़ और पर्वत ये सभी प्रकृति के अंतर्गत है ये सभी भगवान के द्वारा बने हैं इवన్నీ కూడా భగవంతుడి ద్వారా సృష్టించబడినవి और भगवान के द्वारा बनाए गए इस प्रकृति के हर एक प्राणी वर्षा आते समय खुशी होते हैं और प्रकृति की सुंदरता बहुत देखने लायक होती है पेड़ पौधे చెట్లు మొక్కలు పశు పక్షి పశువులు పక్షులు మనుషులు और यहाँ तक कि धरती भी यहाँ तक कि धरती माने भूमि का धरती का पर्याय शब्द पृथ्वी भूमि अग्नि ये तीनों धरती शब्द का पर्याय शब्द పశువులు పక్షులు అదేవిధంగా చెట్లు మొక్కలు మనుషులు చివరికి భూమి కూడా खुशी से झूम उठती है ఆనందంతో ఉప్పొంగుతూ ఉంటుందట वर्ष आते समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है प्रकृति में होने वाले हर एक प्राणी खुशी से झूम उठती है ఆనందంతో ఉప్పుతూ ఉంటాయట इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है ఈ वर्ष ऋतु యొక్క వర్ణన ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది सौंदर्य का वर्णन मीन्स वर्णिंచుట एक बार विषय प्रवेश में दिए गए पंक्तियाँ देखने से कुछ व्याकरण हमको दिखाई देते हैं और यहाँ प्रिय शब्द का प्रिय माने लाइक प्रिय लाइक प्रिय शब्द का उल्टा शब्द
प्रिय होते हैं, लाइक अनलाइक। और दूसरा सुंदर, सुंदर शब्द का विलोम शब्द असुंदर, सुंदर शब्द का विलोम शब्द असुंदर। सुंदर माने ब्यूटीफुल, असुंदर माने अगली, ओके ना। माने और एक शब्द भी है सुंदरता, సుందరత, సుందరత అన్న పదంలో చూసుకున్నట్లయితే మనకి తా అనేది ప్రత్యయం అవుతుందండి। తా అనేది ఏమవుతుంది, प्रत्यय అవుతుంది। మనకు తెలుసు जो शब्दांश शब्द के अंत में आने से शब्द के अर्थ में बदलाव लाते हैं। ఇక్కడ తా అనేటువంటి ప్రత్యయం చేరి ఈ పదం యొక్క అర్థంలో మార్పును తీసుకొస్తుంది। తీసుకొచ్చేటటువంటి ఈ శబ్దాంశనే మనము ప్రత్యయం చెప్పుకుంటాం। మనం 9th క్లాస్ వరకు చెప్పుకున్నాం। प्रत्यय ता అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి। భాషాంశ की दृष्टि से భాషా భాగంలో మనకు అడుగుతాడు తా అనేది प्रत्यय అనేది అవుతుంది। और बाद में और एक शब्द है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे और पशु पक्षी, पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये दोनों शब्द आपको पता है कौन सा समास है? पेड़ पौधे पशु पक्षी, पेड़ पौधे पशु पक्षी ये दोनों द्वंद्व समास है। ये दोनों कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास అంటే తెలుసు కదండి, दोनों विग्रह करने से दोनों शब्द प्रधान हो, రెండు పదాలు కూడా సమానంగా ఉంటే మనము వాటిని ద్వంద్వ సమాసాలు అని చెప్పుకుంటాం। पेड़ पौधे पशु पक्षी ये दोनों द्वंद्व समास है। कुछ उदाहरण माता पिता भाई बहन ये सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। विषय प्रवेश में प्रिय अप्रिय सुंदर असुंदर सुंदरता प्रचीवी व्याकरणास अंడి। प्रिय అనేటటువంటి పదానికి उल्टा शब्द, प्रिय का उल्टा शब्द अप्रिय लाइक अनलाइक, सुंदर ब्यूटीफुल, असुंदर अगली। सुंदरता में ता అనేది ప్రత్యయం అవుతుంది और पेड़ पौधे पशु पक्षी ये दोनों द्वंद्व समास है। अपने नोटबुक में एक बार इस विषय को, इस अंश को लिखने के लिए प्रयत्न कीजिए बच्चों। आप सभी ने భాషాంతర, భాషాంశ के अंदर भाषा की बात के अंतर्गत आते हैं। 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అండి మనకి 1 నుంచి 12 వరకు रोमन नंबर 1 లో एग्जामिनेशन में తప్పకుండా అడుగుతాడు। उल्टे शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि और अंक भी है। सन 1900 అంటాకి 1900 వీటి గురించి కూడా మనకు అడుగుతుంటాడు, ఒకసారి దృష్టి పెట్టండి। विषय प्रवेश, विषय अब विषय प्रवेश पूरा हो गया और बाद में कविता, बाद में तो देखो बच्चों, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बूंदें तरुओं से चनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे गन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के, दादुर टर टर करते जिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीव पीव चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। और एक बात गाती हूँ, ध्यान से सुनिए और आप सभी ने अनुकरण करने का प्रयत्न कीजिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, चम 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 गिरती बूंदें तरुओं से चनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे गन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के,
दादुर टर टर करते जिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीव पीव चातक के गन, उड़ते सोन बालक आद सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। बच्चों गाना अच्छा है ना? आप सभी कालांश पूरा होने के बाद इस पद्य को साधन कीजिए और पद्य और आगे बढ़ने से बच्चों एक बार यहाँ देखिए, इस पद्य में यह शब्द एक बार ऑब्जर्व कीजिए, ఒకసారి మీరు ఒకసారి వీటిని గమనించండి. ఝం 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 ఝం, ఛం 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 ఛం, ఛం ఛం థం థం. ఈ యొక్క పదాలను కనుక మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ये शब्द पद्य में बार बार आए हैं. ये शब्द पद्य में बार बार, कविता में बार बार आए, मरना मरना बच्चे. इस प्रकार के शब्द को अनुप्रास अलंकार में ప్రయోగ करते हैं. ఈ రకమైనటువంటి పదాలను అనుప్రాస అలంకారాల్లో మనం ప్రయోగిస్తారని ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి కాలాంశంలో చెప్పాను. और अंत में, और पहला पंक्ति के अंत में, दूसरा पंक्ति के अंत में और तीसरा 14 पंक्तियों के अंत में एक बार देखने से सावन के, छन के, घन के और मन के, ये 4 शब्द ఒకసారి 4 పదాలు చూడండి. మనం सावन के और घन के, मन के, घन के, इवన్నీ కూడా प्राश्युक्त शब्द हैं. कवि ने ये प्राश्युक्त शब्दों को और अच्छे शब्दों से चयन करके यह पद्य लिखा है सुमित्रानंद पंत जी. ఇవన్నీ కూడా మరలా మరలా వచ్చినటువంటి పదాల అనుప్రాస అలంకారాల్లో ప్రయోగిస్తామని చెప్పుకున్నామండి. అదేవిధంగా ప్రాసయుక్త అంటే మనం పాడటానికి చక్కగా అనువుగా వీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి పద్య का సౌందర్య बढ़ती है. పద్య యొక్క అందం అనేది మనకి బాగా పెరిగింది. ఇక్కడ చెప్పుకున్న కవి గారు చెప్పినటువంటి విషయం. अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है यह पद्य में. कविता की ओर आगे बढ़ने के, कविता के शब्दार्थ और कविता के भावार्थ की ओर आगे बढ़ने से यह पद्य एक बार देखिए. ఈ యొక్క పద్యాన్ని ఒకసారి మీరు చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి అక్కడ ఉన్నటువంటి పదాలన్నింటినీ కూడా. इस कविता में आने वाले शब्दार्थ झम झम, तेज वर्षा होने की आवाज, द साउंड ऑफ हेवी रेनफॉल, मेघ बादल घन, बरसना वर्षा होना टू रेन, सावन श्रावण, द मंथ ऑफ श्रावण, छम छम पानी बरसने का शब्द, द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, गिरना नीचे पड़ना टू फॉल डाउन, बूंद वर्षा का छोटा खंड, तरो वृक्ष पेड़ ट्री, छन बूंदों के नीचे गिरने पर की आवाज, चमचम खूब चमकता हुआ, चमकीला ग्लिटरिंग, बिजली विद्युत थंडर, चमकना जगमगाना टू शाइन, उर हृदय मन हार्ट, तमतमाना धूप लगना, दिन दिवस, तम अंधकार, सपना स्वप्न. फिर एक बार शब्दार्थ झमझम, तेज वर्षा होने की आवाज, द साउंड ऑफ हेवी रेनफॉल, मेघ बादल घन क्लाउड्स, बरसना वर्षा होना टू रेन, सावन श्रावण, द मंथ ऑफ श्रावण, चमचम पानी बरसने का
शब्द, द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। गिरना, नीचे पड़ना, टू फॉल डाउन। बूंद, वर्षा का छोटा खंड। तरो, वृक्ष, पेड़, ट्री। छन, बूंदे के नीचे गिरने पर की आवाज। चमचम, खूब चमकता हुआ, चमकीला, ग्लिटरिंग। बिजली, विद्युत, थंडर। चमकना, जगमगाना, टू शाइन। उर, हृदय, मन, हार्ट। तमतमाना, धूप लगना। दिन, दिवस, डे। तम, अंधकार, डार्कनेस। सपना, स्वप्न, ड्रीम। बच्चों, यहाँ से यहाँ तक पहला पद्य का शब्दार्थ पूरा हो गया और इस पद्य के भावार्थ के बारे में मैं पहले हिंदी में बताती हूँ, बाद में तेलुगु में बताने की कोशिश करती हूँ। ध्यान से सुनिए। झम 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 मेघ बरसते है सावन के, चम 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 गिरती बूंदें तरुओं से चमके। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। इस पद्य का भावार्थ एक बार हिंदी में बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। झम 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 मेघ बरसते है सावन के, श्रावण मास के मेघ जमजम आवाज करते हुए वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पानी बरसाते हैं। चम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके। वहाँ वर्षा की बूंदें तरुओं से चूकर चमचम आवाज करती हुई नीचे गिरती है। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। जब आकाश के हृदय में चमचम करता हुआ बिजली चमकती है, तब दिन में अंधेरा छा जाता है। इस अंधेरे में हमारे मन में अनेक प्रकार के सपने जागने लगते हैं। बच्चों, यहाँ तक पद्य का भावार्थ पूरा हो गया। इस भावार्थ को मैं एक बार तेलुगु में बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। झम 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 मेघ बरसते है सावन के। सावन मीन्स द मंथ ऑफ श्रावण। सावन అంటే శ్రావణ మాసం। శ్రావణ మాసం ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? आषाढ़ मास के बाद और भाद्रपद मास के बीच में होते हैं। आषाढ़ మాసం తర్వాత और भाद्रपद మాసం రెండిటి నెలల మధ్య మనకి శ్రావణ మాసం వస్తుంది। శ్రావణ మాస్ के మేఘ అంటే శ్రావణ మాసం యొక్క మేఘాలు झमझम అంటూ కురుస్తూ పృథ్వీ పర్ వర్ష బరసాతి है, భూమి మీద వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నాయి। और चमचम गिरती बूंदें तरुओं से छनके। तरु माने पेड़, वृक्ष। तरु का पर्याय शब्द क्या है? पेड़, वृक्ष। चमचम गिरती बूंदें तरुओं से छनके। वह वर्षा की बूंदें तरुओं से छूकर चमचम आवाज करती हुई नीचे गिरते हैं। और बाद में चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के। यहाँ आकाश में होने वाले बादलों के हृदय से चमकता हुआ बिजली चमचम आवाज करती हुई बिजली चमकती हुई है। तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। माने दिन माने दिवस రోజులోనే अंधेरा छा जाता है। अंधेरा मीन्स चीकट अनुకుంటుంది। इस अंधेरे में हमारे मन में अनेक प्रकार के स्वप्न जागने लगते हैं। ఈ చీకటిలో మన యొక్క మనసులో అనేక రకాలైనటువంటి కళలు ఉత్పన్నమవుతూ ఉన్నాయి అని చెప్పి కూడా కవి अच्छे सुंदर शब्दों से यहाँ लिखा। बच्चों, यहाँ तक पहला पद्य का भावार्थ पूरा हो गया और दूसरा पद्य का शब्दार्थ की ओर एक बार देखिए। भावार्थ: दादुर, मेंढक, फ्रॉग। टर करना, मेंढक की आवाज। जिल्ली,
झिंगुर, बजना, आवाज करना, मेकिंग साउंड्स, झनझन, झंकार, कंटिन्यूसली मेकिंग साउंड, मोर, मयूर, चातक, पपीहा, a kind of bird, घन, समूह, ग्रुप, सोन बालक, जल में रहने वाला एक पक्षी, a kind of water bird, आत्सुक, प्रिय अनुभूति से लथपथ, क्रंदन, आवाज करना, मेकिंग साउंड, घुमड़ घुमड़, चारों ओर से घिरकर एकत्रित होना, घुमड़ना, छा जाना, टू स्प्रेड, गगन, आसमान, आकाश, गर्जन, भीषण शब्द, रंबलिंग। फिर एक बार दूसरा पद का शब्दार्थ देखिए। दादुर, मेंढक, टरटर करना, मेंढक की आवाज, जिल्ली, झिंगुर, बजना, आवाज करना, झनझन, झंकार, मोर, मयूर, चातक, पपीहा, घन, समूह, सोन बालक, जल में रहने वाला एक पक्षी, आत्सुक, प्रिय अनुभूति से तत्पत, क्रंदन, आवाज करना, मेकिंग साउंड्स, घुमड़ घुमड़, चारों ओर से घिरकर एकत्रित होना, घुमड़ना, छा जाना, टू स्प्रेड, गगन, आसमान, आकाश, गर्जन, भीषण शब्द, रंबलिंग। बच्चों, यहाँ तक दूसरा पद का शब्दार्थ पूरा हो गया और इस पद का भावार्थ के बारे में एक बार बताती हूँ। भावार्थ की ओर ध्यान दीजिए। वर्षा होने के बाद मेंढक, टरटर, झिंगुर, झनझन, मोर, म्याऊ म्याऊ, चातक पक्षियों का समूह पीऊ पीऊ कहकर आवाज करते हुए अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। सोन बालक पक्षी खुशी से क्रंदन करने लगते हैं। आकाश में मेघ पूरी तरह छा जाकर गर्जन करने लगते हैं। बच्चों, हिंदी में शब्दार्थ बताने के बाद मैं तेलुगु में फिर एक बार बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। दादर टरटर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीहू चातक के गन, उड़ते सोन बालक आद सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गए। स्पष्ट का अर्थ भावार्थ तेलुगु में बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। वर्षा होने के बाद माने శ్రావణ మాస్ में वर्षा होने के बाद అంటే వర్షం వచ్చేసిన తర్వాత వర్షం కురిసిన తర్వాత मेंढक माने फ्रॉग कप्प टरटर आवाज करते हैं, బెకబెకమంటూ అరుస్తుంది। झिंगुर झनझन, झिंगुर అంటే జిల్లి కీచురాయి కీచుకీచుమంటూ శబ్దం చేస్తుంది। మోర్ म्याऊ म्याऊ, मोर माने నెమలి మయూర్, म्याऊ म्याऊ అని चातक पक्षियों का समूह, चातक पक्षियों का समूह पीऊ पीऊ अन अरुस्तू आवाज करते हुए अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। चातक पक्षुల యొక్క సమూహం పీయు పీయు అంటూ తమ యొక్క ఆనందాన్ని అరుస్తూ తమ యొక్క ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటాయి। వర్ష ఋతువులో వర్షం వచ్చిన తర్వాత और सोन बालक पक्षी खुशी से क्रंदन करने लगते हैं। सोन बालक माने एक प्रकार की जल पक्षी है, एक प्रकार की जल पक्षी है। यह पक्षी खुशी से क्रंदन करने लगते हैं। ఈ పక్షి తడిసినటువంటి ఆనందంలో అరుస్తూ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటుంది। आकाश में मेघ पूरी तरह छा जाकर गर्जन करने लगते हैं। ఆకాశంలో మేఘాలు పూర్తిగా వ్యాపించి గర్జిస్తూ ఉంటాయి। దాదురు టర్టర్ करते हैं, दादुर माने मेंढक, झिल्ली बजती झंझन, झिल्ली माने झिंगुर, झंझन बजती है। म्याऊ 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 रे मोर, मोर म्याऊ म्याऊ और चातक पक्षियों का समूह
करते हैं ఆది సుఖసే అంటే తడిసినటువంటి ఆనందంలో ఉన్నటువంటి సోన్ బాలక్ పక్షి తన తన ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటుంది घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गज्जन घुमड़ घुमड़ गिर मेघ అంటే నాలుగు వైపులా छाए हुए बादल आकाश में गर्जन करने लगते हैं यह तेलुगु का भावार्थ है बच्चों पहला पद्य और दूसरा पद्य का शब्दार्थ और भावार्थ भी पूरा हो गया और एक बार ये दोनों पद्यों के अंतर्गत आए हुए व्याकरणांश के बारे में एक बार बताती हूँ ध्यान से सुनिए झम 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 मेघ बरसते है सावन के इस पंक्ति में मुख्य रूप से मेघ का पर्याय शब्द घन बादल मेघ का पर्याय शब्द घन बादल చాలా इंपॉर्टेंट है दिन में दृष्टि पटन बागा और दूसरा इस वाक्य में सावन शब्द आया सावन का अर्थ श्रावण सावन का तत्सम रूप श्रावण తెలుగులో శ్రావణము అంటాం కదా మనం శ్రావణ మాసం అంటాం కదా श्रावण सावन का तत्सम रूप श्रावण मेघ का पर्याय शब्द घन बादल सावन शब्द का तत्सम रूप श्रावण और दूसरे पद्य में तरु शब्द का अर्थ पेड़ वृक्ष और पर्याय शब्द भी है ये दोनों पेड़ वृक्ष ट्री భాషాంశకే అంతర్గత అంటే భాషా భాగాల్లో మనకి ఈ పదాన్ని ఎక్కువగా అడగడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి एग्जामिनेशंस मेघ शब्द का पर्याय शब्द और तरु शब्द का पर्याय शब्द पेड़ वृक्ष और सावन शब्द का तत्सम रूप श्रावण ये तीनों शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए हम आज मैं इस शब्दों के बारे में बताती हूँ मेघ का पर्याय शब्द घन बादल सावन का तत्सम रूप श्रावण तरु शब्द का अर्थ पेड़ वृक्ष और तीसरे पद में छम छम बिजली चमक रही है उर मेघे उर దీనికి కూడా మనకి అర్థాలు అడుగుతూ ఉంటాడండి उर का अर्थ हृदय उर का अर्थ क्या है हृदय और चौथा पंक्ति में तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के तम दिन के तम में सपने जगते मन के इसके बारे में इसके बाद सपना मीन्स ड्रीम इसका तत्सम रूप स्वप्न इसका तत्सम रूप क्या है स्वप्न सपना का तत्सम रूप स्वप्न और एक वाक्य और एक शब्द दिन का अर्थ दिवस दिन का अर्थ क्या है दिवस इसका उल्टा शब्द माने दिवस माने डे इसका उल्टा शब्द रात दिन का उल्टा शब्द रात डे नाइट रात माने नाइट दिन का अर्थ दिवस डे माने पगलू रात का अर्थ नाइट रात्रि ओके रेडी उल्टा शब्द के अंतर्गत आते थे और अगले पद में धाधुर टर टर करते जितनी बजती झंझन धाधुर शब्द का अर्थ या पर्याय शब्द मेंढक यह भी इंपॉर्टेंट शब्द है ఇది కూడా చాలా इंपॉर्टेंट మనకి धाधुर का अर्थ मेंढक और एक बार बताती हूँ मेघ शब्द का पर्याय शब्द घन बादल सावन शब्द का तत्सम रूप श्रावण और तरु शब्द का अर्थ पेड़ वृक्ष माने ट्री उर शब्द का अर्थ हृदय सपना का तत्सम शब्द स्वप्न दिन का उल्टा शब्द रात धाधुर का पर्याय शब्द या आदि दोनों मेंढक हैं और बाद में म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ छातक के गण और अगला शब्द मोर का अर्थ पीकॉक माने नेमली का पर्याय शब्द भी मयूर ఇది కూడా అడగడం జరిగిందంటే एग्जामिनेशंस లో చాలా సార్లు मोर शब्द का अर्थ मोर అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే నెమలి इसका पर्याय शब्द मयूर और बाद में चातक के
చాతక్ కే గణ్, చాతక్ అనే చాతక్ పక్షి, ఇది దీని గురించి ఒకసారి చెప్పుకుందామండి. చాతక్ పక్షి అంటే వర్షాకాలం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ఇంతజార్ కర్ రహే హై. చాతక్ పక్షి వర్ష ఋతువుగా ఇంతజార్ కర్ రహే హై అంటే వర్ష ఋతువు వరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటుందట. క్యోంకి ఎందుకంటే ఇది కేవలం వర్షాకి బూందెన్ పీతి హై అంటే వర్ష యొక్క నీటిని మాత్రమే తాగుతుందట. మిగతా సమయాల్లో వాటర్ తాగుతుంట. వర్షాకాలంలో వచ్చేటటువంటి ఆ మేఘాల నుండి వచ్చేటటువంటి వాటర్ని మాత్రమే ఈ చాతక్ పక్షి తాగుతుందట. అందుకే వర్షాకాలం ఎప్పుడు వస్తుందా, వర్ష ఋతువు ఎప్పుడు వస్తుందని చెప్పి ఈ చాతక్ పక్షి ఎదురు చూస్తూ ఉంటుందట. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి పదంలో చాతక్ పక్షికే ఘంట్, చాతక్ పక్షికే ఘంట్, ఘంట్ కా అర్థ సమూహం, ఘంట్ కా అర్థ సమూహం. ఈ ఘంట్ అనేటటువంటి పదానికి అర్థం ఏంటంటే సమూహము అనే గ్రూప్, గుంపు అని అర్థం. ఈ ఘంట్ అనేది మనకి समुदायवाचक संज्ञा शब्द है, समुदायवाचक संज्ञा शब्द है. संज्ञा माने नाउन, संज्ञा माने नाउन, नाउन అంటే మనకి నామవాచకము. సంజ్ఞ 5 प्रकार है. మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పటి వరకు 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ వరకు చెప్పుకొచ్చినటువంటివి. అంటే నామవాచకం అనేది 5 రకాలు. संज्ञा 5 प्रकार है. पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, समुदायवाचक या समूहवाचक, और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा है. और चौथा संज्ञा शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक, दोनों एक है. संज्ञा के प्रकारों में అంటే నామవాచకం యొక్క రకాలలో 5 టైప్స్ అంటే 5 రకాలైన నామాలు समुदायवाचक या समूहवाचक, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा शब्द है. घंट समूहवाचक संज्ञा शब्द. నామవాచకం మనకి 5 రకాలని మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము. దాంట్లో 4వ రకమైనటువంటి అంటే 4th టైప్ समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत गण शब्द आते हैं. చాలా इंपॉर्टेंट अंडी. गण, सेना इवన్నీ కూడా समुदायवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं. और बाद में उड़ते सोन बालक आत सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गच्छन. और गिरना मीन्स चारों ओर छा जाना అంటే 4 వైపులా చుట్టుకుంటాం. और गगन ये सभी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखे. ये सभी ये शब्द ఈ పదాలన్నీ కూడా ఒకసారి మీ యొక్క నోట్బుక్లో రాసుకోండి. రాసుకుని ఒకసారి మీరు పాఠం చదువుకునేటప్పుడు కానీ ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మీకు అన్నీ కూడా అర్థమవుతుంది. और बाद में गगन, गगन शब्द का पर्याय शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है. गगन का पर्याय शब्द आसमान, आकाश, आसमान, आकाश, अंबर, अंबर, आसमान, आकाश, अंबर. और मैं नभ, चार इंपॉर्टेंट है. मन का 4 साल अड़गेटंడి పదం కూడాని. गगन शब्द का पर्याय शब्द आसमान, आकाश, अंबर, नभ. यह शब्द भी इंपॉर्टेंट है. एक बार देखिए, मेघ शब्द का पर्याय शब्द घन, बादल. सावन शब्द का तत्सम रूप श्रावण. तरु शब्द का अर्थ या पर्याय शब्द पेड़, वृक्ष. और उर शब्द का अर्थ हृदय. गगन शब्द का पर्याय शब्द आसमान, आकाश, अंबर, नभ. और सपना का तत्सम रूप स्वप्न. दिन का उल्टे शब्द रात. धातु शब्द का अर्थ मेंढक. मोर शब्द का अर्थ मयूर. और बाद में घन, घन का अर्थ है समूह. घन शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं. ये सभी ये दोनों आज हमारे पाठ में बताए हुए दोनों पद्यों के अंतर्गत आए हुए व्याकरणांश है. व्याकरणांश को, व्याकरणांश शब्द को आप सभी ने आपके उत्तर पुस्तिका में या नोटबुक में लिखिए. और इस पाठ में आए हुए मुख्यांशों को मैं एक बार बताने की कोशिश करती हूँ. ध्यान से
प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना, मनोरंजन की भावना जगाना और प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं का प्रोत्साहन देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। विषय प्रवेश के अंतर्गत वर्ष ऋतु सबकी हमेशा प्रिय ऋतु रही है और वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता हर एक जगह बहुत सुंदर होती है और देखने लायक होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और यहाँ तक कि धरती भी वर्षा आते समय यह सारे प्रकृति खुशी से झूम उठती है। हमारे बरसते बादल कविता पाठ में वर्ष ऋतु का वर्णन किया गया है। इस वर्ष ऋतु में प्रकृति की सुंदरता कैसे होती है इसके बारे में कवि ने हमको दिया है। इस पद्य में इस पाठ के अंतर्गत दो पद्यों के बारे में और दो पद्यों की शब्दार्थ और भावार्थ के बारे में हमने अब तक सीखा है। ఇప్పటివరకు మనం ఈ పద్యం యొక్క పదాల యొక్క అర్థాల గురించి और भावार्थం గురించి నేర్చుకున్నాము। और इस दूसरे पद्य में वर्ष ऋतु में कौन कौन सी प्राणियां हमको दिख पड़ते हैं आदि के बारे में हमको पता है। दूसरे पद्य में धादुर और झींगुर और मोर, चातक पक्षी, सोन बालक पक्षी आदि के प्राणी किस प्रकार अपने संतोष प्रकट करती हैं इसके बारे में कवि ने हमको बताया इस पद्य में। మనం ఇప్పటి వరకు కూడా వర్ష ఋతువులో మనకి ఏమేమి ప్రాణులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఆ ప్రాణులు ఏ విధంగా తమ యొక్క సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నాయి అనేటువంటి విషయాల గురించి మనం కూడా ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం। और इस पद्य में और विषय प्रवेश के अंतर्गत आए हुए व्याकरणांशों के बारे में भी हमने सीखा है। अब तक इस पद्य में मेन मुख्य रूप से मेघ और तरु और सावन शब्दों के अर्थ तत्सम रूप वेरी इंपॉर्टेंट है। और गगन शब्द का पर्याय भी है। गगन का पर्याय शब्द आसमान, आकाश, अंबर, नभ और सपना का तत्सम शब्द स्वप्न है। दिन के उल्टे शब्द रात है। धातु शब्द का अर्थ मेंढक पर्याय शब्द भी है। मोर का अर्थ मयूर भी है। इस प्रकार अब तक हम इस पद्य में और इस पाठ में आए हुए व्याकरणांशों के बारे में जान लेंगे। ध्यान से आप सभी सुनने की आशा मैं करती हूँ। మీరందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా విన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను। అవి ఇప్పటి వరకు కూడా మనము బర్స్తే బాదల్ పాటలో ఉన్నటువంటి మొదటి పద్యము రెండో పద్యం యొక్క మీనింగ్స్ తెలుసుకున్నామండి। అదేవిధంగా పద్యాల యొక్క భావార్థం కూడా తెలుసుకున్నాం। మీరు ये दोनों पद्यों को अच्छी रूप से सिखाने से ఈ రెండు పద్యాలు కూడా బాగా నేర్చుకున్నారనుకోండి సారాంశం చాలా ఈజీగా రాసేయచ్చు। సారాంశం అనేది చాలా ఈజీగా రాసేయచ్చు। और కవి పరిచయాన్ని కూడా మీరు స్పెషల్గా చదవక్కర్లేదండి। అది కనుక మనం జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే రెండు విధాలుగా మనకి ఉపయోగపడుతుంది కవి పరిచయం అనేది। ఒకటి 4 మార్కుల ప్రశ్న కింద ఉపయోగపడుతుంది। అదేవిధంగా సారాంశం రాసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనము కవి పరిచయంతో మొదలు పెడతాం। కవి పరిచయం రాసి అప్పుడు సారాంశం రాస్తే ఇప్పుడు పేపర్ దిద్దే వాళ్ళకి చాలా ఎఫెక్టివ్గా కూడా మనకి కనబడుతుంది। और बाद में मैं इस पाठ के माने बताए हुए पाठ के अंतर्गत गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न देती हूँ। ध्यान से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए और उत्तर देने की प्रयास कीजिए। మొదటి పద్యంలో చూసుకున్నట్లయితే మనకి అర్ధగ్రహిత ప్రతిక్రియలో దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాడండి। మీరు నేను పద్యం రాయడానికి దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్లు ఉన్నాయి కాబట్టి పద్యం చూసి నేను ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రశ్నలకి ఆన్సర్ చేయండి। గృహ కార్య सावन मास के मेघ
कैसे बरसते हैं, कैसे बरसते हैं। और दूसरा प्रश्न, सावन शब्द का तत्सम क्या है? तत्सम शब्द क्या है? सावन शब्द का तत्सम शब्द क्या है? और तीसरा प्रश्न, मेघ शब्द का पर्याय शब्द क्या है? आप सबने अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए, पर्याय शब्द क्या है। और चौथा प्रश्न, सुंदरता सुंदरता शब्द में प्रत्यय क्या है? सुंदरता शब्द में प्रत्यय क्या है? और पेड़ शब्द का पेड़ शब्द का पर्याय क्या है? और गगन गगन शब्द का पर्याय शब्द क्या है? गगन शब्द का पर्याय शब्द क्या है? पेड़ पौधे और पशु पक्षी कौन सा समास है? कौन सा समास है? और दिन शब्द का उल्टे शब्द क्या है? दिन शब्द का उल्टे शब्द क्या है? और मेंढक का अर्थ क्या है? मेंढक का अर्थ क्या है? और 10वां, वर्ष ऋतु में दिखाई हुई कुछ प्राणियों के नाम लिखिए। कुछ प्राणियों का नाम लिखिए।
में आप सभी ने पूरा करने के आई है ఈ 10 ప్రశ్నలకు జవాబులు మీ యొక్క పుస్తకంలో రాసుకుని మీరు రండి. ఇవన్నీ కూడా వన్ వర్డ్ ఆన్సర్సేనండి, వచ్చేస్తా చక్కగా. మన పద్యం చూసుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు నేను చెప్పినటువంటి పాఠ్యాంశ అంతర్గత ఆయే హై. ఏ ఒక్కటి కూడా మిస్ అవ్వదు. మీరు ఒకసారి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. अभी तक बरसते बादल पाठ का 2 पद्यों के बारे में हमने सीखा है. इससे इस कालांश पूरा हो गया. बाद में फिर मिलेंगे. धन्यवाद.